नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार में इस समय सर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार साहब फ्री बिजली बांटने में लग गए हैं, दूसरी तरफ कोई मटन की दावत कर रहा है। उधर चुनाव आयोग जो है वो अजीत अंजुम के खुलासों से ऐसा घबराया है, ऐसा थर्राया है कि उसने जो है तमाम पत्रकारों और संपादकों को जो है अपने यहाँ बुला लिया खाने पीने पर। क्या हो भैया, खाना पीना खाओ और ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं इनसे हमको किसी तरीके से बचाओ। हम आंकड़े बता रहे हैं, बस वो जरा जारी कर दो। और जारी होने भी शुरू हो गए। अब तो ये बताया जा रहा है कि करीब 93.15% फॉर्म जो है वो जमा हो चुके हैं। कुछ 6.85% फॉर्म जो है बस अब रह गए हैं, बाकी सारे मतदाताओं ने भर दिया। अजीत अंजुम साहब खुले कैमरे पर ये दिखा रहे हैं कि कैसे बीएलओ जो है वो खुद ऑनलाइन डेटा देख करके सबके मतदाताओं के फॉर्म भर रहा है, सिग्नेचर भी वही कर दे रहा है, उसके बाद अपलोड भी वो कर दे रहा है। तो ये फॉर्म भर कौन रहा है, भरवा कौन रहा है, मतदाता सूची बन किसकी रही है, बनवा कौन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सर? क्या बताया जाए दर्शकों को अपने? तो पहले मैं जरा वही समझ लूं आपसे कि ये पूरा खेल चल क्या रहा है असल में। चुनाव आयोग खिला पिला रहा है, अजीत अंजुम कह रहे हैं कि ये तो बवाल मचा रहा है, गर्दा उड़ रहा है वहां। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए जी, चुनाव आयोग ने 24 तारीख को जो कवायद शुरू की थी उसको कहते हैं SIR, स्पेशल रिव्यू जिसको कहते हैं ना, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष पुनरीक्षण समीक्षा जिसको कहते हैं। मेरी नजर में ये सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग, यानी कि व्यवस्थित संस्थागत धांधली। और जो कैमरे पर है, साधुवाद है सीनियर साथी है अजीत अंजुम जी, जो उन्होंने इस लोकतांत्रिक मताधिकार पर जो डकैती का जो पूरा साजिश थी उसको ना केवल कैमरे पर बेनकाब किया है, बल्कि पूरी देश और दुनिया के सामने ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी टीम, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और पूरे इकोसिस्टम को बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। अब कुछ कहने को बचा नहीं। जो काम इस देश के मुख्य धारा के मीडिया को करना चाहिए था उसने तो वो छोड़ के सब कुछ किया। और अजीत जी ने अपनी जान की बाजी लगा करके जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वो लगातार डटे पड़े हैं FIR दर्ज होने के बावजूद। अभी जब मैं शो पे आया उससे पहले मैं उनसे बात कर रहा था, अभी भी वो लगातार दौड़ ही रहे थे, इस बूथ से उस बूथ से, उस बूथ से उस बूथ। शर्मनिरपेक्षता की हद देखिए आप, इसकी एक कोई लिमिट तय नहीं है। पटना से केवल 10 किलोमीटर दूर एक कंट्रोल रूम बना करके सो कॉल्ड BDO ऑफिस में 25 से 30 BLOs बैठे हुए हैं। वोटर लिस्ट उनके हाथ में है, फार्म उनके सामने है। वोटर लिस्ट में से फार्म में नाम भरते हैं, खुद हस्ताक्षर करते हैं और अपलोड कर देते हैं। ये कार्यक्रम कैमरे के ऊपर है। सारे देश की न्यायपालिका देख रही है, चुनाव आयोग देख रहा है, पूरा प्रशासन देख रहा है और कोई चू नहीं कर रहा है। केवल राहुल गांधी ने आज उस वीडियो को रिट्वीट किया जो कैमरे पर सारी चीजें दिखाई दी। और इसका एक बानगी देखिए आप कि जो कल शाम को चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया 6:50 पे, मैं चाहूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, वो आप दर्शकों को दिखाइएगा। उन्होंने कहा कि कल देखिए कौन सा दिन था, कल केवल और केवल 22वां दिन था इस पूरे एक्सरसाइज का। 22 दिन के अंदर उन्होंने 7 करोड़ के आसपास, यानी कि 88.65% फार्म वापस आ गए वापस। उसमें के बाद 81.96% फार्म अपलोड भी हो गए। ये चुनाव आयोग कह रहा है, मैं रात नहीं कह रहा। वो कह रहे 4.5% वोटर पते पर नहीं मिले, प्रोबेबली, शायद, शायद शब्द लिखा हुआ है, शायद मृतक 1.59%, शायद शिफ्टेड 2.2% और कई जगह पर इनरोल्ड 0.73%। ये चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है, ये मेरा राम प्रकाश राय का नहीं। और उसमें आखिर में लिखा गया है कि केवल 6.85% फार्म बचे हुए आ गए। तो ये जो युद्ध स्तर पर जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, जो अजीत जी ने जो दिखाया कैमरे के ऊपर, ये वो कार्रवाई, यानी कि जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, डेटा अपलोड कर दो, फार्म इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, वोटर का पार्टिसिपेशन है नहीं है, इसका क्या मतलब? वोटर लिस्ट लेकर के वहां फार्म भर कर अपलोड कर रहे हो तो वोटर कहां है उसमें? और मेरा राम प्रकाश जी बड़ा साफ मानना है, कोई कुछ भी कहता रहे, ये एक्सरसाइज कंप्लीटली पूरी की पूरी प्री प्लान थी और ये हो चुका है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये कंप्लीट आईवाश है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दो मॉडल है। एक मॉडल आपने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में क्या मॉडल था कि बड़े पैमाने पर कई लाख वोट 5 महीने के अंदर बढ़ा करके और चुनाव को ले उड़े। अब महाराष्ट्र का मॉडल पकड़ा गया, कांग्रेस पार्टी जाग गई, उसने वोटर लिस्टें मांग ली, अब फंस गई। वो तो दे नहीं पा रहे,
यहां फिर नया मॉडल लगाया, और वो मॉडल है, वहां वोट बढ़ाने का था, यहां वोट घटाने का है। इस बात को समझ लीजिए। और इसमें भी जो कुछ आप देख रहे हैं ये सवाईबाजी, अपने पन्ना प्रमुखों के जरिए जो खेल इनको करना था वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मान करके चलिएगा। ये जो कुछ सारा देश देख रहा है ये केवल आईवाश है। होगा क्या, ये सारी कवायद में ये हो जाएगा कि भाई हमने ये किया था, उसके बाद जिसकी वोट रखनी है वो रह जाएगी, जिसकी काटनी है उसकी कट जाएगी, ना कोई अपील है ना कोई दलील, समय नहीं बचेगा। ये है पूरे का पूरा खेल। जो पन्ना प्रमुखों का कंसेप्ट देश में लाया गया था वो था ही ये कि पूरे एक एक बूथ का इनके पास डेटा है, वोटिंग का पूरा ट्रेंड है कई चुनावों का, एआई के जरिए वो सारा मैनिपुलेट किया जा चुका है कि भाई कहां पर कितने वोट होगा तो क्या होगा। दैट इज व्हाट यू कॉल डेटा मैनिपुलेशन। और डेटा मैनिपुलेशन भी, राम प्रकाश जी, एक साइंस है, एक विज्ञान है। आपके पास आंकड़े ठीक है तो डेटा को बहुत इजीली मैनिपुलेट करके आप मनोवांछित परिणाम निकाल सकते हैं। ये आपने तमाम राज्यों में देखा है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, महाराष्ट्र में देखा। यहां पर थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल दिया गया है। वहां वोट बढ़ाने का खेल था महाराष्ट्र में, यहां वोट घटाने का खेल है। केवल इतनी सी बात है, सारा सिस्टम इसके अंदर है। नीतीश कुमार, एनडीए के सारे सहयोगी, सबको पता है ये क्या हो रहा है, उसके बावजूद कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे में अब विपक्ष के पास केवल और केवल एक तरीका बचा है, एकजुट हो, सड़कों पर जन आंदोलन के तौर पे आओ, वरना चुनाव हो सके तो बेशक बाइकआउट करना पड़े। अगर बिहार में भी ये चुनाव इस तरीके से हो गया फिर उसके बाद चुनाव की कोई जरूरत बचेगी नहीं, फिर जैसा चाहे वैसा करेंगे। तो विपक्ष को ये कॉल लेने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये सारी चीज अजीत जी ने ब्लैक एंड व्हाइट में सारी दुनिया के सामने रख भी दी। अब तो कोई अपील दलील की कोई गुंजाइश नहीं ना। अब तो न्यायपालिका को भी होना चाहिए था कि ये सब देखने के बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली, ये क्या हो रहा है बताइए। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं है, और जो सच्चाई दिखा रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो मौज कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये सारी स्थितियां, ये नया लोकतंत्र है जो गणेश जी ने विपक्ष को बताया था, गणेश कुमार गुप्ता जी। सर अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है, वो ये कि अजीत अंजुम एक तरफ खुलासे कर रहे हैं, सर की पूरी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर के पूरा बता रहे हैं कि किस किस तरीके से इसमें फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है, अब उसकी स्थिति ये हो गई है, एफआईआर तो दर्ज करा दिया उसने, उसके बाद भी उसको ट्रोल होना पड़ा। अब उसने क्या किया है, ये दिख रहा है जिस तरीके से कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए रिश्वतखोरी पर वो उतारू हो गया है। एक तरफ फुल पेज के ऐड बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम पत्रकारों और संपादकों को बुला करके खिलाया पिलाया जा रहा है। तो क्या इसको क्या माना जाए, इसको रिश्वतखोरी नहीं मानी जाएगी तो क्या कुछ और माना जाए, या सामान्य सारी रूटीन मान लिया जाए, या वास्तव में डर और रिश्वतखोरी ही है ये? राम प्रकाश जी, चुनाव आयोग को इस सब की कोई जरूरत नहीं होती। इसका एक सिंपल तरीका था, अगर उनको करना था, अगर वो ईमानदार होते, वो पारदर्शी होते, ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपने दोनों साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते, बाकायदा पूरी योजना को खोल के रखते, लोगों के सामने सवाल जवाब लेते, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती टाइमली, और उसके बाद वीकली पीरियोडिकली जो भी उनको उचित लगे उसका फीडबैक का एक सिस्टम बनाते, आमने सामने बैठ के, ना के सूत्रों के जरिए खबरें प्लाट कराने के। ये विज्ञापनबाजी, ये सारा ये क्या है, ये वही बीजेपी का एक्सटेंशन है जो आज चुनाव आयोग हो चुका है। अदरवाइज चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका काम करने का एक अपना तरीका है, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कोई फैसला होना है, फाइल पे डिसीजन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आधिकारिक घोषणा होगी, सवाल जवाब होंगे, लोगों की शंकाएं दूर की जाएंगी, उसके लिए सारे विज्ञापन दिए जाएंगे कि भाई ये हमारी टाइमलाइन है, ऐसे होगा, तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी, जिस स्टेट के अंदर वो होना है, और उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू होकर सारी चीजें होती है। अब जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से कि उनको जर्नलिस्टों को बुला करके, मैं तो कह रहा हूं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या समस्या, ये क्यों नरेंद्र मोदी हो रखे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या परेशानी है, इतनी बड़ी एक्साइज कवायद कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, किसको रोका, किसने रोका है उनको, उनकी मंशा साफ नहीं है, उनके इरादे ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बेईमानी है, इसलिए जनता को सामने आने की बजाय वो सूत्रों के जरिए मीडिया में खबरें प्लांट करा रहे हैं, एनआई के जरिए तमाम जो जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट और ये सारी चीजें, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ईसीआई की वेबसाइट पे जारी करें, क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीजें कुछ कह रही हैं, और ये कह रही है कि डेमोक्रेसी को इन्होंने हाईजैक करने में इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पार्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, और मीडिया जो वॉचडॉग था उसको लैपडॉग पहले बीजेपी बना चुकी है। अब बीजेपी उसको जो टास्क देती है, जो आपके साउथ ब्लॉक में जोशी जी और तमाम इकोसिस्टम बैठा है,
वो उसी टास्क पे, उसको इलेक्शन कमीशन यूज करे, उसको जांच एजेंसियां यूज करें। बीजेपी जैसे चाहे उस वॉचडॉग को लैपडॉग बना करके निरंतर 11 सालों से यूज करती आई है। तो अब भी जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, वो उसी सीरीज का हिस्सा है। लेकिन समस्या ये है कि एक जुनूनी अजीत अंजुम ने पूरे देश को ये दिखा दिया कि जर्नलिज्म ये होता है, रिपोर्टिंग ये होती है, डेमोक्रेसी ऐसे बचाई जाती है, और बाकियों की असलियत क्या है। 99% मीडिया आज लैपटॉप है, केवल 1% को आप कह सकते हैं, जबकि संसाधन सारे 99 के पास है। संसाधन तो सारे में, अगर मुख्य चैनल चाहे, अखबार चाहे, उनके पास तो हर जिले और ब्लॉक और डिवीजन स्तर पर हर जगह जर्नलिस्ट है, पूरी कैमरा टीम से सब कुछ। वो क्या कर रहे हैं? और उस सारे के बावजूद भी आप नीतीश जी की हालत देखिए, एक शब्द नहीं बोल रहे। और 20 साल से शासन करने वाले नीतीश कुमार, जो हमेशा मुफ्त बिजली के विरोधी हुआ करते, अब उनको बिजली भी मुफ्त देनी पड़ रही है, अब उनको बेरोजगारी भी याद आ गई है। यानी कि जो ये आपका सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग था, जो व्यवस्थित संस्थागत धांधली एसआईआर के जरिए हो रही है, उससे भी काम नहीं चला। तो अब मुफ्त बिजली और रोजगार वाला सारा खेला अब नए तरीके से नीतीश कुमार ने शुरू किया। यानी कि इतना सब होने के बावजूद भी, डेमोक्रेसी का सरेआम अपहरण और डकैती के बावजूद भी, नीतीश कुमार जो सत्तारूढ़ चीफ मिनिस्टर है, उसको भरोसा नहीं है कि उसकी सरकार आ जाएगी। इसलिए अब भी उसको वही फ्रीबीज वाला जो पुराना डर रहा है, उसी पे कहीं ना कहीं वो टिके हुए हैं। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि और अब तो प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री किस मुंह से जाएंगे बिहार में, जब ये सब हो रहा है, सारा कैमरे पे दिख गया। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा सिस्टम इस तरीके से हाईजेक है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एकमात्र दायित्व, मीडिया अपना दायित्व छोड़ चुका है, लोकतंत्र के स्तंभों को आप देख चुके हैं। केवल जनता को सोचना पड़ेगा कि जो आपका अर्जित वोट का अधिकार है, उसके लिए वो सड़कों पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, तो यहां पर लोकतंत्र का समापन है। मैं तो ये कहूंगा, रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी की तैयारी इन्होंने कर ली। लेकिन सर, क्या आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे किस मुंह से, अभी तक तो जितने कांड भी हुए हैं आज तक ऐसा कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है भाजपा को। इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा जिस तरीके से आज बिहार की स्थिति बनी हुई है, अब जो नीतीश कुमार विरोधी थे वो ऐसे ही तो नहीं आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में मर्डर का सिलसिला चल रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। आज वहाँ एडीजी कह रहा है कि बरसात के समय में मर्डर जो है बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। भाजपा वहां पर सरकार में है, उसके बावजूद भी वो सरकार पर सवाल उठाती है। तो जब यही स्थिति क्लियर नहीं है कि उसके लिए भाजपा जिम्मेदार, जो जिस सरकार में बैठ करके वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो मोदी जी चुनाव आयोग की जो फर्जीवाड़े हैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लेने लग गए? प्रकाश जी, एक बेसिक फर्क होता है कि महाराष्ट्र में सारा खेल पकड़ में आया सरकार बनने के बाद, कि भाई ये इतनी वोटें बढ़ी थी, क्योंकि चुनाव आयोग, जो विपक्षी दल है, वो उतने रिलेक्टेंट थे कि भाई अपने उसी काम में लगे हुए थे, जो सुपरविजन का काम था उन्होंने नहीं किया। लेकिन यहाँ साधुवाद में कहूंगा अजीत अंजुम जी को, जो उन्होंने इस चोरी को सरेआम कैमरे पर पकड़ करके पूरे देश को अलर्ट कर दिया, सजग कर दिया और साउंड कर दिया कि किस तरीके से चुनाव आयोग भारत सरकार के साथ, सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ मिलकर के, चाहे वो एनडीए की पार्टी हो, और किस तरीके से सारे खेल को अंजाम दे रहा है। ऐसे में अब चूंकि चुनाव से पहले मुट्ठी खुल गई, चुनाव के बाद मुट्ठी खुलती कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव से पहले मुट्ठी खुल गई है, तो मोदी जी को भी सोचना जरूर पड़ेगा वहां जाने से पहले कि वहां पर किस तरह की स्थितियां है। आपका हाई मॉरल ग्राउंड नहीं बचता। डेमोक्रेसी का जो बेसिक टेनेंट है वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी। वो दोनों चीजें कम से कम जो ये एसआईआर की एक्साइज है, वो सारी गायब है। कैमरे पर फार्म भरे जा रहे हैं, कैमरे पर फर्जी दस्तक किए जा रहे हैं, कैमरे पर अधूरे फार्म अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद बचता क्या है? और अगर ये विशेष पुनरीक्षण है, तो फिर व्यवस्थागत संस्थागत भ्रष्टाचार क्या होता है, उसकी परिभाषा नीतीश कुमार बता दें, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बता दें, मोदी जी बता दें, भाजपा बता दे, आरएसएस बता दे, आईटी सेल बता दे, कोई तो बता दे। और नहीं बता दे तो स्वीकार कर ले। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, महाराष्ट्र का एक मॉडल है वोट बढ़ा करके, उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, सब ये मॉडल है। उसके बावजूद भी अगर काम ना चले तो आपको बाकी मॉडल्स का भी पता है, ये वोटर लिस्ट वगैरह सब। उसके बाद तोड़फोड़ एजेंसियों की मदद से, उसके बाद खरीद फरोख्त। तो पिछले 11 साल में एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि जिस स्टेट को टारगेट कर दिया उसकी सत्ता हासिल करनी है, येन केन प्रकरण, चाहे उसके लिए वोटर लिस्ट करनी पड़े, उसके लिए चाहे तोड़फोड़ करनी पड़े, खरीद फरोख्त करनी पड़े, एजेंसियां लगानी पड़े, जो मर्जी करे। तो यही नया लोकतंत्र है जो 11 साल में न केवल इन्वेंट किया है, उसको इस्टेब्लिश किया है पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ।
सर एक और चीज जरा समझ लें कि अभी आजकल तो हर रोज कई सारी फोटोएं ज्ञानेश कुमार साहब की बकायदा चुनाव आयोग के ऑफिशियल हैंडल से चमकती हुई मुस्कुराती हुई फोटोएं रोज पोस्ट की जा रही हैं, लेकिन पत्रकारों से मुलाकात को क्यों इतना गुप्त रखा गया है? क्यों वो सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर नहीं बताई गई कि कौन कौन से पत्रकारों को बुलाया गया, कौन कौन से पत्रकार उनसे मिलने गए थे? इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इसको अनाउंस क्यों नहीं किया? क्या कुछ गुप्त है मामला? पत्रकारों से मिलना हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते। पत्रकारों को नहीं, पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, पत्रकारों को सूत्र स्टेब्लिश करते हैं, सूत्र उनको फीड करते हैं। पत्रकारों से बात करनी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई समस्या ही नहीं। और पत्रकारों को तो मोदी जी भी, आपको पता है चुनाव आयोग से पहले कितने इंटरव्यू देते हैं बुला बुला करके। एक तरफ टेलीप्रॉप्टर लगा होता है, उसमें सवाल जवाब होते हैं, 2 फोटो खिंचवाए और अपना वीडियो जारी कर दिया, यही सब होता है। और आजकल तो एडिटिंग भी आपको पता है पीएन रेजिडेंस की होती है, सारा एडिटिंग टेबल वहां लगी हुई है। आपको केवल कैमरा लेके नहीं जाना, आपको सिर्फ सज धज के जाना है वहां पे, मोदी जी के साथ फोटो शूट कराना है, आपको एडिटेड वीडियो मिलेगा, आपको सारा काम हो करके केवल आपको जाकर के चलाना है। ये नया वो है, तो ज्ञानेश कुमार पीछे क्यों रहेंगे? उनको जो पूरा सिस्टम पालतू बना करके दिया गया है, तो वो भी उनको बिस्कुट खिला रहे हैं, मोदी जी भी वही खिला रहे थे। तो यही नया डेमोक्रेसी है, नहीं यही नया चौथा स्तंभ है। आप इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, मैं इसको लोकतंत्र की अर्थी का कांदिया बोलता हूं। इतना सही फर्क है। अब सब कुछ आपके सामने है। जो एक व्यक्ति अजीत अंजुम पूरे लोकतंत्र की सच्चाई आईना की तरह साफ दिखा सकते हैं, तो बाकी मीडिया क्या कर रहा है वहां पर? और इसके बावजूद भी नहीं जाके वो, अब भी उनको ये गैरत नहीं है कि अब तो जाकर के इस सारी चीज को खोल दे। उसके बाद भी कोई मतलब उसी काम पे लगे हुए। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों को जानना, वो ज्ञानेश कुमार की फोटो दिखाना, सफलता के झंडे गाड़ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मीडिया का काम ही केवल डंका बजाना रह गया है। कभी वो मोदी का डंका बजाते हैं, कभी वो ज्ञानेश कुमार का डंका बजाते हैं। उनके जिम्मे केवल डंका बजाने का काम है, वही वो कर रहे हैं। लेकिन सर चुनाव आयोग और सरकार इन दोनों को तो कोई भाई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस तरीके से लगातार आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो अभी तक तो ये होता था कि भाई चलो अगर कुछ फर्जीवाड़े होने हैं तो उसमें आंकड़े कोई क्यों देगा, और अगर आंकड़े दिए जा रहे हैं तो इसको तो ट्रांसपेरेंसी मानना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग हर रोज बता रहा है कि आज इतने फॉर्म कलेक्ट हो गए, आज इतने फॉर्म कलेक्ट हो गए। प्रकाश जी, यही इसमें क्या कलेक्ट होगा वो तो दिखा दो। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो तो दिखा दो। कितने वोटर्स ने उसमें साइन किए वो तो दिखा दो। कितने घरों में भी आप ये बताइए, इतने छोटे समय के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा 22 दिनों के अंदर 6 करोड़ 89 लाख फार्म घर विजिट करना या और करना प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या आपको? अपलोड और बाकी चीजें तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी एक्साइज प्री डिटरमाइंड है। ना तो किसी ने ये देखना कि क्या अपलोड हुआ है, ना किसी ने ये देखना किसके सिग्नेचर है नहीं है। वही जो अजीत जी ने दिखाया कि 30 बीएलओ एक जगह बैठे हैं, कंट्रोल रूम का नाम ले दिया, धड़ाधड़ साइन वोटर लिस्ट से मिला मिला करके, और ब्लैंक फार्म अपने अपलोड किए जा रहे। कौन चेक करेगा? बता दीजिए, कहां से चेक करोगे आप? आपके पास कोई एक्सेस है? आपके पास कोई लॉग इन? और अगलों के पन्ना प्रमुखों ने बता रखा है कि ये हमारे वोटर है, ये हमारे वोटर नहीं है। तो जो उनके वोटर नहीं है, उनके वोटर नाम ऑलरेडी गायब मिलेंगे आपको, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो होना है, जो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मत भूलिएगा राम प्रकाश जी, 89% बीजेपी का स्ट्राइक रेट है। 89% सीटें जीती है बीजेपी। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था पहले 5 महीने पहले, तब बीजेपी की क्या स्थिति थी? कैसे रातों रात ये हुआ, कभी सुना है आपने? तो इस बार जैसे महाराष्ट्र टारगेट पे था, वैसे ही बिहार टारगेट पे है। किसी भी कीमत पर अपनी सरकार कायम करनी है। और इसके तत्काल बाद बंगाल टारगेट पे है। तो ये मान करके चलिएगा कि ये सारी की सारी कवायद उस दिशा में जा रही है कि किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करनी है। और वो तो वो कह ही चुके हैं, पूरे देश में लागू करेंगे। इसमें तो कोई शक मत मानिएगा। ये तो अब टेस्टेड मॉडल। लेकिन सर अगर लिस्ट जो है भाजपा के हिसाब से पन्ना प्रमुखों की सहायता से पहले से ही तैयार कर ली गई थी, जो फरवरी में सूची जारी की गई, अगर उसको मान लिया जाए कि भाजपा के हिसाब से तैयार हुई थी, तब फिर भाजपा इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों करती? क्योंकि भाजपा को क्या ये नहीं पता है कि भाई जब इस तरीके की एक्सरसाइज होगी, लोगों को साफ समझ में आ जाएगा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में विरोध जबरदस्त रूप से होगा और वो हर हाल में भाजपा को ही बैकफायर करेगा। राम प्रकाश जी, आप समझिए बात को, वो खेल हो चुका है। उसको अब स्टेब्लिश करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, एक आई वॉश के लिए स्मोक स्क्रीन तैयार किया जा रहा है कि देखिए सारा काम ठीक हुआ, वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, सारे फॉर्म्स बाकायदा भरे गए हैं, पूरी कवायद एक्सटेंसिवली की गई है, ताकि आम आदमी उसको बड़े पैमाने पर एन मास चैलेंज करने से बचे।
आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई ऐसा है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ मेरे पार्ट पे रही है, जबकि वो सारा खेल वो ऑलरेडी कर चुके हैं उस पूरी कवायद को वैलिडेट करने के लिए। ये सारे का सारा स्मोक स्क्रीन रचा गया है। वरना मुझे बता दीजिए ज्ञानेश कुमार के पास ऐसी कौन सी वो चीजें हैं कि 6 करोड़ 89 लाख चीजें, वो जो वोट फार्म है वो 22 दिन में करवा दी उन्होंने। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए या नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए गवर्नेंस के लिए, जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं और जो सवालों के जवाब नहीं दे रहे। आप किसी एक वीडियो के ऊपर केवल झूठा कहने से, जो चीज कैमरे पे आपको दिख रही है कि बीएलओ साइन कर रहा है, बीएलओ वोटर लिस्ट में से नाम उतार रहा है, उसमें से डिटेल भर रहा है खुद ही अपने हाथ से, और साइन किसके, रामप्रकाश राय के कर रहा है। रामप्रकाश राय के साइन बीएलओ कैसे कर सकता है? और आप दिखाया कैमरे पे उन्होंने सब कुछ, और उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम कौन फैला रहा है? अपना अजीत अंजुम, चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, नीतीश कुमार नहीं। ये चीज आपको देखने की है, जो पूरा पहले कार्यक्रम ये कर चुके हैं वो पन्ना प्रमुखों के जरिए, उसको वैलिडेट करने का कवायद है ये सारी की सारी, ताकि आम आदमी जाके चैलेंज ना करे, उसको ये लगे कि गरीब आदमी है, कम शिक्षित लोग हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक है, वो बेचारे क्या करेंगे, कहां जाएंगे? 4 महीने चुनाव में बचे हुए, छुट्टी, आप घूमते रहिएगा, फिर 5 साल की गारंटी हो ही नहीं सकता की, उसके बाद देखा जाएगा। महाराष्ट्र में क्या कर लिया आप? कांग्रेस कितने दिनों से वोट अपने मांग रही है, डिटेल्स दे दी क्या? 7 महीने हो गए, वोटर लिस्ट नहीं मिली, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। चुनाव आयोग चाहे तो 10 मिनट में एक उसके अंदर दे सकता है, उसके अंदर सीडी के अंदर नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया? दाल में काला है। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंशन नहीं है, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रेजेंट रूलिंग बीजेपी, इसमें कोई शक मत मानिएगा। सर, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो पूरी तरीके से इलेक्शन चोरी की शाखा बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच है जो इलेक्शन चुरा रहा है। तो अब तो उन्होंने भी जो है इसको लेकर के वो सवाल तो पहले ही लगातार उठा रहे थे, गठबंधन महागठबंधन इसका विरोध कर चुका है बिहार में। लेकिन ये देखा गया कि 9 जुलाई के बाद से इलेक्शन कमीशन ने इस काम में और तेजी के साथ इसको करना शुरू किया है। तो विरोध का भी असर नहीं हो रहा है, पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं। आखिर इलेक्शन कमीशन रोकेगा कैसे? इस फर्जीवाड़े को रोका कैसे जा सकता है फिर? नहीं, रामप्रकाश जी, इसका एक ही तरीका था। जब चुनाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने हियरिंग थी, आपने देखा जितने भी क्वेश्चन पॉइंट्स थे उसमें से एक पर भी चुनाव आयोग के वकील ने बात नहीं की, जितने भी 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कवायद को रोकने की बजाय उनको जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। जब तक उन सवालों के जवाब नहीं, क्या इस पर स्टे नहीं होना चाहिए था? नहीं किया गया। तो समझ लीजिए सारी की सारी डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। और अब 28 तारीख को हियरिंग है, उस समय ये क्या कहेंगे मैं आपको आज बता देता हूँ। उस दिन भी इन्होंने कोशिश की, चुनाव आयोग के वकील, उसने क्या कहा था कि आप हमारी ड्राफ्ट लिस्ट ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा, तब तक हमें मत रोकिए, तब तक आप नए डॉक्यूमेंट मत बताइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको कंसिडर करने चाहिए। आदेश नहीं किया, सुझाव दिया केवल। अब 28 तारीख को जो हियरिंग होगी वो कितनी हो पाएगी, क्या हो पाएगी, लेकिन मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में जो संवैधानिक सवाल 3 थे, एसआईआर की वैलिडिटी से लेकर, उस पर कोई जवाब नहीं आएगा। और समस्या क्या है सबसे बड़ी रामप्रकाश जी, कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और संविधान ने चुनाव आयोग को भी एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया था। आज चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था अपने एक्शन से नहीं दिखाई देता, लेकिन एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था के कामों में, निर्णय में आमतौर पर हस्तक्षेप करने से बचती है। यह आपने लगातार देखा, और इसी बात का फायदा राजीव कुमार उठाया करते जब वीवीपैट से लेकर के तमाम सवाल उठे, और उसी बात का फायदा आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग उठा रहा है कि आप हमें करने दीजिए, बस हमारी ड्राफ्ट लिस्ट बनने दीजिए, ड्राफ्ट लिस्ट हमारी इस तारीख को आ जाएगी। जब आपका प्रोसीजर ही गलत है ड्राफ्ट लिस्ट बनाने का, तो आप क्यों करोड़ों रुपए, अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हजारों लाखों घंटे लोगों की बर्बाद कर रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन संवैधानिक संस्था, उस दिन जज ने कह भी दिया वहां पे कि आमतौर पे हम एक संवैधानिक संस्था के काम में हस्तक्षेप से बचते हैं, तो उसी का फायदा उठा रहे हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, जिस तरीके से जुडिशरी के बारे में भी कल दवे साहब ने जो कुछ खुल के बताया कि पिछले 11 साल में जस्टिस ठाकुर को छोड़ दो तो सारे सीजीआई का क्या रोल रहा है। कल तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया उन्होंने। ये अपने आप में एक मिसाल है देश के सामने। दुष्यंत दवे जी ने सब कुछ बताया था। अब खैर इन सारी चीजों में चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उधर अजीत अंजुम जिस तरीके के खुलासे कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में, इस फर्जीवाड़े में तेजी जहां चुनाव आयोग लेकर के आया है, वहीं
अजीत अंजुम खुलासों में तेजी लेकर के आ रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में दोनों ऐसा लग रहा है कि आमने सामने के मूड में है, और चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है कि वो फर्जीवाड़ा करके रहेंगे, भाजपा की सरकार बनवा के रहेंगे। अजीत अंजुम कह रहे हैं कि हम आपके सारे फर्जीवाड़े खोल करके रहेंगे। और अब जिस तरीके से पत्रकारों के साथ साथ सियासी दलों का भी समर्थन उनको हासिल हो रहा है, शायद ये बड़ी चीज है। और राहुल गांधी ने अब साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को वोट चुराने वाली एक शाखा ब्रांच के तौर पर बता दिया है। यानी इलेक्शन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन नाम की एक संस्था होती थी, अब कुछ इस तरीके की बात शायद हम लोगों को करनी शुरू कर देना चाहिए। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।